हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जो भी बच्चे नवोदय 2025 सैनिक विद्या ज्ञान इनकी सबकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो अभी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर वक्त नोटिफिकेशन पहुंच पाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो इसके लिए हम अभी से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अभी से हमें पर्याप्त टाइम है। बाद में टाइम कम मिलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं। तो अभी से आप शुरू करिएगा, रोज़ 1 घंटे हमारे जितने भी मिनट का हम वीडियो डालते हैं वो देखिएगा और आप 1 आध घंटा उस टॉपिक को पढ़िएगा ताकि आप बेहतर तरीके से तैयार कर पाएँ। यकीन मानिए कि अभी से आप लग जाएंगे, तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता। आराम से आप अच्छी बेहतर से तरीके से तैयारी कर पाएंगे और बेहतर से बेहतर चीज़ें सीख पाएंगे। और फिर बाकी अगर लास्ट में तैयारी करते हैं तो वही होता है कि 1-2 नंबर से या तो आप रुक जाते हैं या कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इनको अभी से शुरू करिएगा और परीक्षा के उद्देश्य से नहीं बल्कि इनको सीखने के उद्देश्य से पढ़िएगा कि परीक्षा में पास होना है इसलिए नहीं, बल्कि आपको सीखने के उद्देश्य से कि इन्हें हमें सीखना है। और सीखेंगे तो आगे की क्लास में बहुत आपको मददगार साबित होंगे आगे की क्लास में, ठीक है। तो जो भी बच्चे नवोदय सैनिक विद्या ज्ञान इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल से जुड़िएगा। तो आज के बाद हम डेली जो है टॉपिक वाइज चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले मैथ का पोर्शन कर रहे हैं तो आप इससे रिलेट करिएगा चीज़ों को। जो भी चीज़ें आपके मन में हैं, डाउट हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और या जो भी सब्जेक्ट आपके ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उनको भी, क्योंकि सैनिक में साइंस भी, सोशल साइंस भी, जनरल नॉलेज जो सब कुछ आता है, जनरल इंटेलिजेंस भी आती, तो उन सब के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम मैथ के बारे में थोड़ा बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन है थोड़ा इसके बारे में भी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों को ताकि और भी बच्चे जुड़ पाएँ हमसे। तो चलिए इसके बारे में आज बेसिक आपके चैप्टर के बारे में बता दे रहे हैं। कभी मैथ पढ़ने से पहले हमें चैप्टर के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए, तो वही हम आज इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके चैप्टर लगवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि ये भारतीय गणना प्रणाली है जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये भारतीय प्रणाली है। इसके तहत हम गणना करते हैं, पढ़ते हैं संख्याओं को। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख करोड़, अरब, 10 अरब, तो इस तरह से हम ये पढ़ते हैं। तो इनको आप आ ही रहे होंगे, आपने सीखा ही होगा। नहीं सीखा तो आप इनको देखिएगा एक बार, इकाई के बाद क्या, दहाई के बाद क्या, सैकड़ा के बाद क्या, हज़ार के बाद, तो ये सब आपको समझना है। तो ये, और फिर उसके बाद आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान कोई भी संख्या का यही कौन से स्थान पर हो, 10,000वें स्थान पर है, लाखवें स्थान पर है, 10 लाखवें स्थान पर, करोड़वें स्थान पर है, ये कहलाता है उस संख्या का स्थानीय मान। जैसे कि ये संख्या है, इसमें कहें हम 5 का स्थानीय मान, तो ये किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पर, यानी कि 5 सैकड़ा इसका स्थानीय मान, यानी कि 500, ठीक है। स्थानीय मान हमेशा उसके कैसा लिखा जाता है, जैसे 5 का स्थानीय मान उसने पूछा तो सबसे पहले 5 के नीचे 5 लिख लेंगे, बाकी जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा देंगे, तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा 500। जैसे 4 का स्थानीय मान पूछा तो 4 के नीचे 4 लिखेंगे, बाकी 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 0 बढ़ा देंगे, ये इसका स्थानीय मान होता है। सिंपल होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा, अब तक सीख चुके होंगे आप। जाति मान, किसी भी, इसको अंकित मान भी बोलते हैं। तो जाति मान इंग्लिश में बोले तो फेस वैल्यू, और इसको इंग्लिश में बोले तो प्लेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये फेस वैल्यू क्या होती है, अंकित मान। तो अंकित मान किसी संख्या का वही मान होता है जो एक्चुअल में वो संख्या है, अंक है, अंक सॉरी, ठीक है। तो जैसे कि किसी अंक का जाति मान, जैसे कि 5 का इसमें जाति मान पूछा तो 5 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा इसका जाति मान, ठीक है। 6 का पूछा तो 6 ही जाति मान हो जाएगा। तो जाति मान वो खुद अंक ही होता है उसका जाति मान, ठीक है, खुद वो पहचान अपनी बना के रखता है, ठीक है। तो जैसे कि पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब कि पहले वाली, तो एक घटा के हमेशा प्राप्त करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। किसी भी संख्या की हमें पूर्ववर्ती प्राप्त करनी है तो उससे घटा दें हम। जैसे 8 की पूर्ववर्ती तो 8 - 1 7, बस थोड़ा सा माइनस वाली संख्या में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम कहें -7 की पूर्ववर्ती क्या होगी, या प्रीफिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, प्रेडिसीजर बोलते हैं। तो इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी, -7 की, तो हमें -1 करके पता करना है। तो -1 करेंगे तो ये माइनस माइनस जोड़ते हैं, एक जैसे उनको जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई,
-8 होगी इसकी पूर्ववर्ती। प्लस वाले में उल्टा होता तो 7 -1 करेंगे तो इसको घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 इसकी पूर्ववर्ती। बस ये हमें चिन्ह का हमें ध्यान रखना है। चिन्ह वाला आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो एक जैसे चिन्ह हमेशा जोड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह हमेशा घटते हैं, इसका वीडियो हमने डाल रखा है तो उसमें आप ज़रूर देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका पूर्ववर्ती संख्या। उत्तरवर्ती हमेशा एक जोड़ के प्राप्त की जाती है। हम इसमें -1 करते संख्या में, इसमें +1 करते संख्या में, ठीक है। और ये इकाईदारी सैकड़ा वो हम बता ही चुके आपको। उसको रोमन गिनती, 1 को इस तरह से लिखते, 2 को इस तरह से, 3 को इस तरह से। ये आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखिएगा। किसको क्या, बस थोड़ा सा ध्यान देना। एल को 50, सी को 100 और डी 500, एम 1000। ज़्यादा आते नहीं, बस केवल इनको ध्यान दे लीजिएगा। संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो संख्याओं के बारे में देखें तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं की दृष्टि से देखें तो ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हमारी, इतनी सबसे छोटी, यानी कि 1 से स्टार्ट होगी। अब इससे छोटी तो है ही नहीं प्राकृतिक संख्या। 1 से लगा के गिनती अनंत तक, मतलब कि हर एक संख्या के बाद अगली एक संख्या है, उसमें एक जोड़ के मिल जाती। तो ये प्राकृतिक संख्या है, वो सभी संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक, ठीक है। और पूर्ण संख्या जो ये 0 से स्टार्ट होती हैं, इसमें 0 मानते पहला, फिर 0 1 2 3 अनंत तक ये, ठीक है। तो हम कहें 0 तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो 0 केवल और केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 कहें तो 1 पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है, दोनों में आ जाता है ये, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, दोनों वही है। अब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो होती है जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग चला जाए। कोई भी संख्या, जैसे कि ये 6 है तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4, ठीक है। सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या 4, क्योंकि इससे पहले 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 भी अभाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या फिर उसके बाद आती है हमारी 4। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो 4 में हमारे 2 से भाग चला जाता है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। तो ये सबसे छोटी भाज्य सम संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या बोले तो वो 9 है, क्योंकि 4 के बाद 5 आएगी वो अभाज्य, 6 आएगी वो सम भाज्य संख्या है, 7 आएगी वो अभाज्य है, 8 आएगी वो सम भाज्य संख्या है, सम है वो। फिर उसके बाद 9 आएगी तो ये विषम है, और 3 से भाग भी हो रहा है, तो ये हमारी भाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तो 4। तो इस तरह से प्रैक्टिकली आप इनको समझ सकते हैं। तो भाज्य संख्या हो गई। और आगे देखें तो अभाज्य संख्या ऐसी जिनमें एक और खुद को छोड़कर किसी का भाग न जाए। इनको इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं भाज्य संख्याओं को। इनको प्राइम नंबर्स, इनको ये हमारे नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर्स, ठीक है। तो अभाज्य संख्या यानी कि जिनमें किसी का भाग न जाए। एक का भाग तो सब संख्या में चला जाता, तो एक और खुद का, जैसे कि ये 17 है, 17 में खुद 17 का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा पूरा। तो ये हमारे ये कहलाते हैं भाज्य संख्या। और किसी का भाग न जाए, तो अगर इसमें देखें तो 2 तरह की संख्या, भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमारी वो जिनमें किसी का भाग न जाए, भाज्य संख्या है वो जो हमारा और किसी न किसी संख्या का भाग पूरा चला जाए। अगर इसमें एक शामिल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, एक का तो भाग सब में चला जाता है, तो इसीलिए एक नहीं। सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या 2 है, और ये सम भी है और भाज्य भी है। इसके अलावा बाकी सभी विषम संख्याएं ही मिलेंगी आपको अभाज्य, ठीक है। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2। तो सम संख्याएं, अच्छा सम विषम की कैटेगरी में देखें तो इसमें भी 2 तरह को संख्याओं को बांट सकते हैं, या तो होगी सम या होगी विषम। अगर नहीं है सम तो होगी वो विषम, अगर नहीं है विषम तो होगी वो सम। तो 2 से पूरी भाग होने वाली संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। तो सम अंक जान लीजिए, सम मतलब पूरे, जैसे कि जिसके लास्ट अंक हमारे लास्ट में अंक क्या है, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो ये सभी सम अंक हैं। भाई 9 ही तो अंक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंकों से पूरी गणित बनी है। तो यही अंक है, इसमें कोई सम है कोई विषम है, इन्हीं अंकों से बार बार वो संख्या रिपीट होती रहती, बनती रहती। इसलिए अंकों को ध्यान रखिए, जिसके अंतिम अंक ये हों वो कहलाएगी हमारी सम संख्या, सम, ठीक है। और जिसके अंतिम अंक इनको छोड़कर, भाई सम नहीं है तो क्या विषम है, 1 3 5 7 और 9, ये अगर अंक हैं लास्ट है अंतिम अंक, तो वो विषम है बस, ठीक है।
तो सम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता, विषम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ये अंतिम अंक भाई शुरुआत में कुछ भी लिखा रहे, जैसे यहाँ खूब सभी शुरुआत वाले अंक खूब हमारे विषम हो, लेकिन लास्ट में हमारा सम अंक आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, तो ये हमारी सम संख्या बन जाएगी। जैसे शुरुआत में हम कुछ भी 2, 4, 6, 8 और लास्ट में लिख दें विषम अंक, तो ये हमारी विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अंतिम अंक से हम जानते हैं सम विषम। ठीक है, तो ये होगी सम विषम संख्या। और संख्याओं का योगफल के लिए 2-3 सूत्र दिए हैं कि जैसे कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल निकालना, 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल निकालना, तो उसके लिए सूत्र होता है जैसे 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल, तो इसके लिए सूत्र होता हमारा n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। तो n क्या है, ये जहाँ तक हम संख्याएं निकालें, जैसे 50 तक है तो n बराबर 50 लिखेंगे, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 बटे 2, कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह माना जाए, 2 से भाग करेंगे 25 बार, 25 और गुणे 51, तो इस तरह से हमारा n का गुणा जितना आएगा वही हमारा 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल होगा। इस तरह से हम ये सूत्र लगाते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये हो गया हमारा। और विषम संख्याओं के योगफल के लिए अलग सूत्र है, जैसे 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो पहले हम विषम संख्याओं की संख्या निकालेंगे। 1 से 50 तक सभी तो विषम है नहीं, आधी सम आधी विषम होंगी, तो यानी कि 2 से भाग करके पता चल जाएंगी, तो 25 हमारी विषम संख्या हो जाएंगी, 25 सम हो जाएंगी, आधी सम आधी विषम, या तो विभो सम या विषम। तो इसके लिए n स्क्वायर, तो n हमारा 25 है, तो 25 का स्क्वायर करके हम इसका विषम संख्याओं के योगफल निकाल सकते हैं। और ऐसी सम के लिए अलग सूत्र है n इंटू एन प्लस 1, n वही संख्याओं की संख्या, तो जैसे 1 से 50 तक की सम संख्याओं के योगफल, तो वही n इंटू एन प्लस 1, n है हमारा 1 से 50 तक सभी सम तो है नहीं, तो हमने 2 से भाग किया तो ये 25 आ गई, 2 से भाग कर आधी संख्या हमारी सम होती है, आधी भी सम होती है, 25 इंटू 25 प्लस 1, तो यहाँ से 25 गुणे 26, यहाँ से ये सम संख्या के ऊपर निकल आएगा। तो ये 2-3 सूत्र हैं, इनको आप रिकॉल करेंगे, एक बार इनको पढ़ेंगे। और जैसे सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालना, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या है, तो 4 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या है, तो 5 9, 6 अंकों की 6 9, बड़ी से बड़ी में उतने ही 9 लिख दिए जाते हैं। छोटी से छोटी संख्या में 1 लिख के बाकी 0 लिखे जाते हैं, ये छोटी छोटी संख्या। जैसे 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखनी, तो 1 लिख के बाकी 0 बढ़ा देती है हमारी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी। तो ये रहा हमारा पहले चैप्टर का बेसिक, जिसके बारे में हमें जानना था। अब इसके हम सवाल करेंगे शुरुआत से। तो वीडियो पसंद आए तो अब इसी तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और अगर आप जो है इन सब परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करिएगा, और हमेशा इनको समझिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पहले चैप्टर के साथ। तो थैंक्स फॉर